एक क्रूरटी के आधार पर, क्रूरता के आधार पर, तो दूसरा म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर। क्रूरता के आधार पर आपको सिद्ध करना होता है कि आपके साथ में क्रूरता की गई है। क्रूरता को कहीं डिफाइन नहीं किया गया, क्रूरता किसी भी तरीके की हो सकती है। बहुत सारे ऐसे वर्डिक्ट दिए गए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा, जिसमें साफ तरीके से कही गई है कि अगर मंगलसूत्र नहीं पहन रही है तो क्रूरटी है, सिंदूर नहीं लगा रही है तो क्रूरटी है, साथ नहीं रह रही है, टॉर्चर कर रही है, सुसाइड करने की धमकी दे रही है, ऐसे बहुत सारे स्कोप्स है जो क्रूरटी को डिफाइन करते हैं। नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त, आगरा सिविल कोर्ट से। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं कि तलाक जो है ना, कैसे लिया जाए। हम लोग तलाक में क्या क्या गलतियां कर देते हैं, इसके संबंध में आज हम बात करेंगे। आप लोग हमारे वीडियो को देखते तो हैं और कोशिश करते हैं इम्प्लीमेंट करने की, जो हम आपको बताते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आप कोशिश कर रहे हैं, कम से कम किताबें तो उठा रहे हैं। लेकिन वीडियो देखने के बाद आप लोग ये सोचते हैं कि हमने आपको सेक्शन बता दिया, आपको एक्ट बता दी, आप मेरे बताए अनुसार अब कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं लगा पा रहे, हिचक रहे हैं। आप जान साहब सही कहा ना? आप क्या कहेंगे इस बारे में? हे प्रभु। आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं ये एप्लीकेशन लगा दूंगा तो पता नहीं कोर्ट कहीं रिवर्ट ना कर जाए। ऐसा क्यों बोल? कोर्ट दो फैसले कर सकती है, या तो आपके फेवर में कर सकती है या आपके खिलाफ कर सकती है। अगर आपके फेवर में करती है तो आपके लिए फायदेमंद है, अगर आपके खिलाफ में करती है तो आपके पास में उस ऑर्डर के खिलाफ ऊपर जाने का रास्ता है। और अगर खिलाफ भी करेगी तो उसमें रीजन देगी कि आखिर में जो आपका प्रार्थना पत्र को कैंसिल किया गया। लेकिन जो लीगल चीजें जो है ना, वो लीगल वे में होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बहुत लोगों के कुछ मतलब मैटर देखे हैं, अधिकांश जो मेरे पास आए, तो उसमें मैंने देखा कि लोग जो है ना अपनी कहानियां पूरी लिख देते हैं। आपको केवल लीगल पॉइंट पे बात करनी है, और इसके लिए आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने केस के रिगार्डिंग आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा। और ये करने के लिए आपको मेरा वीडियो समझने के लिए आपको मेरा वीडियो स्किप नहीं करना है और पूरा वीडियो देखना है अंत तक, क्योंकि हम आपके लिए रात के 3-3 4-4 बजे तक मेहनत करते हैं और पढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं और आप लोगों के सामने वीडियो के मार्फत साझा करने की कोशिश करते हैं। मैंने कई बार रिक्वेस्ट की है कि प्लीज मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, हेरेसमेंट हो रहा है, इसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। फिर क्या फायदा कि मैं आप ही की तरह से रिएक्ट करने लगूं, कोई मतलब नहीं बनता। और जो लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं ना, इक्का दुक्का लोग जो मैसेज करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हमने अगर वकील साहब को अगर फीस दे दी तो वकील साहब तुरंत रिप्लाई करें। तो मैं थोड़ा सा जज करता हूँ। जब मैं बीटेक कर रहा था तो हमारा एक सब्जेक्ट था पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसमें सारी चीजें सिखाई जाती थी। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप जो है ना, आपके अंदर धैर्य है या नहीं है। आपका धैर्य जो है ना बहुत जरूरी है, आपके पास धैर्य होना बहुत जरूरी है, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आप छोटी सी चीज के लिए आप तुरंत रिएक्ट करने लगते हैं। जान साहब सही कहा ना? ऐसा क्यों बोल? उससे एहसास होता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं गलत आदमी की मदद कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा बचना है, थोड़ा सा मुझे टाइम देना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पढ़ने होते हैं या कोई भी सलाह देनी होती है। आप मेरे से बहुत दूर बैठे हुए हैं और मैं नहीं चाहता कि कोई आप ऐसी गलती कर जाए जो आपके लिए कोर्ट में नासूर बन जाए। तो बहुत सोचने समझने के बाद में ही आपको चीजें बताई जाती हैं। और अगर मेरा कॉल नहीं उठ रहा है, देखिए मैं प्राइवेसी कंसर्न है, प्राइवेसी कंसर्न की वजह से मैं हर किसी का कॉल नहीं उठा सकता। जिम्मेदारियां बहुत हैं, अदालत से आने के बाद इतना थकावट हो जाती है कि हर किसी से फोन कॉल
करना मुश्किल है। जब समय होता है तो मैं खुद अपनी तरफ से कॉल कर देता हूँ। दूसरी चीज, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी मेरा वीडियो आपके समझ में आएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सी यूट्यूब चैनल हैं जो लीगल सलाह दे रहे हैं, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपने मेरा वीडियो देख लिया और अपने केस में अगर इंप्लीमेंट जरा सा भी कर दिया, तो मैं इतना एक्सपीरियंस ले चुका हूं इन चीजों से कि आपको 100% फायदा मिले या ना मिले, लेकिन 10% आपको फायदा जरूर मिलेगा। एटलीस्ट सामने वाले को एहसास हो जाएगा कि आप अपना बचाव करना भी जानते हैं। अगर आप शादी करना जानते हैं तो आप अपना बचाव करना, सामने वाला आपको कितना भी परेशान, क्योंकि मैं जो चीजें बोलता हूँ ना वो कानूनी दायरे के अंदर बोलता हूँ। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये जो बीमारी है ना फर्जी मुकदमों, ये हर घर में है। कुछ लोग बोल पाते हैं, कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं, और कुछ लोगों के मामले कोर्ट तक चले जाते हैं। जो लोग नहीं बोल पाते उनको भी सामने आना चाहिए, उनको भी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि आज मेरे साथ है तो कल तुम्हारे साथ भी होने वाला है। क्योंकि ये जो आग है ना, ये दिन पे दिन हर घर में फैल रही है। अब बात करते हैं डाइवोर्स की बात। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पति अगर डाइवोर्स अगर फाइल करता है तो इतना आसान नहीं होता है डाइवोर्स करना। जैन साहब सही कहा ना? ऐसा क्यों बोल? डाइवोर्स दो तरीके से लिया जाता है, एक क्रूरल्टी के आधार पर, क्रूरता के आधार पर, तो दूसरा म्यूचुअल कंसेंट के आधार। क्रूरता के आधार पर आपको सिद्ध करना होता है कि आपके साथ में क्रूरता की गई है। क्रूरता को कहीं डिफाइन नहीं किया गया, क्रूरता किसी भी तरीके की हो सकती है। बहुत सारे ऐसे वर्डिक्ट दिए गए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा, जिसमें साफ तरीके से कही गई है कि अगर मंगलसूत्र नहीं पहन रही है तो क्रूरल्टी है, सिंदूर नहीं लगा रही है तो क्रूरल्टी है, साथ नहीं रह रही है, टॉर्चर कर रही है, सुसाइड करने की धमकी दे रही है। ऐसे बहुत सारे स्कोप्स है जो क्रूरल्टी को डिफाइन करते हैं, लेकिन लीगल वे में क्रूरल्टी को कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया गया कि पर्टिकुलर इन इन दायरों में क्रूरल्टी आती है। ये मैटर टू मैटर, मेरिट टू मेरिट ये चीजें आती हैं। और दूसरी बात कि क्रूरल्टी जो है, क्रूरता है, उसको साबित करने का बाहर उसी के ऊपर होता है जो दावा पेश करता है, जो एप्लीकेशन पेश करता है। अब गलतियां कहाँ हो जाती हैं पता है? वही गलती जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया, कोर्ट, जैसे ही हम कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करते हैं तो क्या होता है कि कोर्ट जो है ना वो सम्मन के लिए आदेश कर देती है, और कोर्ट ये कहती है कि 7 दिन में, 15 दिन में पैरवी करें। हम लोग पैरवी करते हैं, टाइम के अंदर हमें पैरवी करनी चाहिए। नोटिस रिसीव हो जाता है, पत्नी पक्ष ये सोचता है कि नहीं, या पति पक्ष अगर विपक्षी है, पत्नी ने अगर तलाक फाइल किया है तो ये सोचता है कि नहीं डाइवोर्स का केस है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी नोटिस नहीं ले रहे। वही सेम प्रोसीजर अगर आपके पास में नोटिस आता है और आप वापस करते हैं, तो जो नोटिस का जो आदेश किया गया है ना वो तो बार्ड हो गया, वो तो टाइम बार्ड हो जाएगा। क्योंकि फैमिली कोर्ट में अधिकांश 1 महीने 1.5 महीने से ऊपर की तारीख लगती है। और ये इसलिए किया जाता है ना कि सामने वाली एक कोई पार्टी जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज पे आए, तो इसलिए सम्मन आ गया, आपने सम्मन वापस करते गए, वापस करते गए। जो सम्मन का जो आदेश था उसका एक लिमिटेशन पीरियड है, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर झूठे तथ्य दिए गए हैं तो चैलेंज कर सकते हैं। अब पति ने अगर तलाक फाइल किया है, क्रूरल्टी के आधार पर किया कि क्रूरता के आधार पर किया है, तो फिर क्या करना चाहिए? तब तो खैर हम भाइयों के लिए लड़ ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये बताने की जरूरत नहीं है ना, सामने वाली जो बीवियां है ना वो फायदा उठा लेंगी। अगर पत्नी ने अगर डाइवोर्स फाइल किया है तो सम्मन आपके पास समय आया है, तो सम्मन आपको लेना पड़ेगा। आज लीजिए, कल लीजिए, परसों लीजिए, जब भी आएगा आपको लेना पड़ेगा। राजी से नहीं जाएंगे, गैर राजी से जाएंगे। और कई मामलों में ऐसा हुआ भी है कि जब आदेश हो गए तो लोग फिर भागते दौड़ रहे हैं, क्योंकि जब आदेश हो जाता है तब बहुत दिक्कत आती है। जैन साहब सही कहा ना? आप क्या कहेंगे इस बारे में? हे प्रभु, अब आपके पास नोटिस आ गया, सपोज आपने नोटिस रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद में अब इंतजार आपने किया कि यार डिले करते हैं, इसको दौड़ाते हैं।
तो मेरे भाई मैं आपको सही बता दूं कि सीपीसी के ऑर्डर 8 रूल 1 एंड 10 के तहत में ये प्रोविजन है कि अगर नोटिस की सर्विस हो गई है, उस नोटिस की सर्विस की दिनांक से 30 + 90 डेज यानी कि 120 दिन के अंदर अगर आप जवाब नहीं लगाते हैं तो मजिस्ट्रेट है वो बाउंड हो जाता है कि आपका जो जवाब है, जो आपके रिटन स्टेटमेंट है, उसको बार्ड कर दिया जाए। और सेक्शन 10 जो है, जो मैंने बताया कि ऑर्डर 8 रूल 1 एंड 10 के तहत में मजिस्ट्रेट बाउंड हो जाते हैं कि एक्स पार्टी ऑर्डर जो है उसके फेवर में की ये चीज। तो इससे थोड़ा सा आपको बचना है। दूसरा ये कि जब तलाक फाइल करता है, डाइवोर्स फाइल कर देता है, वाइफ आती है आके 24 हिंदू मैरिज एक्ट का एप्लीकेशन मूव कर देती है। वो कहती है कि साहब हमें अंतरिम गुजारा भत्ता दिलाया जाए। तो अंतरिम गुजारा भत्ता वो नहीं है, ये आने जाने का खर्चा है, ये अधिवक्ता की फीस के लिए है, ये प्रोविजन अलग है। लेकिन इसकी कॉपी रिसीव करा दी जाती है पति को। अब पति क्या करे, तो वही चीज है पति के लिए भी, 120 दिन के अंदर आपको अपना जवाब फाइल करना है। जवाब फाइल नहीं करते हैं आपके खिलाफ ऑर्डर हो जाएंगे। अब रही बात मेंटेनेंस की, कोर्ट ये कहती है कि जब तक 24 में आदेश कर दिया और जब तक 24 में अगर मेंटेनेंस नहीं दोगे तब तक हम पत्रावली को नहीं सुनेंगे। तो आपको क्या करना है, सीपीसी 151 इनहेरेंट पावर ऑफ जज की एप्लीकेशन लगा के आपको कहना है कि अदालत में जो आदेश पारित हुआ है ना इंटरिम के लिए 24 के लिए, वो इसी आधार पे दिया जा रहा है कि हमारी जो पत्रावली है इसको डिसाइड किया जाए। और भी बहुत सारे ग्राउंड हो सकते हैं, इनहेरेंट पावर है, कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जैसे ग्राउंड्स होंगे उसके आधार पे कर सकते हैं। आपकी पत्नी ने डाइवोर्स का केस फाइल किया है या हिंदू मैरिज एक्ट 24 का एप्लीकेशन मूव कर दिया है आपके डाइवोर्स में, तो आपको क्या करना है, 23 का एप्लीकेशन मूव करना है। सत्यता की जांच करनी है फैमिली कोर्ट एक्ट सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 के तहत। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं। लेकिन जब भी आप देखना कि जब भी कोई याचिका फाइल की जाती है तलाक के लिए, तो उसमें यह भी लिखा जाता है कि माननीय न्यायालय जो उचित समझे वो आदेश पारित करे। डेट मीन्स कि जब अगर आपके खिलाफ में, मतलब आपके फेवर में, मतलब पति के फेवर में अगर तलाक का कोई आदेश होता है तो जज की जिम्मेदारी बनती है कि चाहे बेशक परमानेंट एलमनाई के तौर पे 10,000 रुपए बांधे, 5,000 बांधे या 10 लाख बांधे, जो भी करे, लेकिन मिनिमम से मिनिमम करे। जब क्रियल्टी के आधार पे हम जब डाइवोर्स का केस जीत जाते हैं और परमानेंट एलमनाई में कुछ दिया नहीं जाता है, तो वो जो आपकी जो पत्नी है तो मालूम क्या करेगी, आप डाइवोर्स लेने के बाद क्या करेंगे, आप दूसरी शादी के लिए कोशिश करेंगे कि दूसरी शादी हो जाए। ठीक है, आपने दूसरी शादी कर ली, आपकी वाइफ को याद आया कि सामने वाली पार्टी ने दूसरी शादी कर ली है, अब इसको कैसे लपेटा जाए, तो वो क्या करेगी, 25 की एप्लीकेशन मूव करेगी उस आदेश को लगा के और आपको फिर से रट्टे में डाल देगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जब भी कोई एक्स पार्टी आदेश अगर पति के फेवर में हो तो कोर्ट में चाहे भले ही कितना मिनिमम से मिनिमम जो है ना परमानेंट नहीं बांधी जाए, ताकि कि वो आगे चल के कभी भविष्य में ये ना कह सके कि साहब हमें 25 के तहत में ना हमें परमानेंट नहीं दिलाई जाए, हमारा जीवन स्तर जो है ना बिगड़ गया है, तलाक लेने के बाद में मेरी स्थिति खराब हो गई। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इसका भी बचाव है, इसका भी बचाव कर सकते हैं। क्योंकि अब मेरी ये बात सुन के बहुत सारी महिलाएं जो है ना वो खुश हो गई होंगी, ये बढ़िया तरीका है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका भी बचाव है। वो बचाव हम आपको इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि आप इसका फायदा उठाएंगे। तो तलाक लेने के बाद में, और मैं आपको बता दूं कि लिमिटेशन 5 की एप्लीकेशन लगाते, जब समय सीमा जब निकल जाती है ना कि भैया अपीली पीरियड जो है ना 90 दिन का है उस ऑर्डर के खिलाफ, समय निकल गया, अचानक याद आया साल, 1.5 साल, 2 साल बाद पत्नी को, उसने क्या किया, लिमिटेशन 5 की एप्लीकेशन लगा के अपील फाइल कर दी फैमिली कोर्ट एक्ट सेक्शन 19 के तहत। उसमें रीजन दिखा दिया कि हमें क्यों नहीं पता था। तो क्रियल्टी जो है ना जिसके आधार पे आपको डाइवोर्स मिला है ना, इसको कहीं स्पेसिफाई नहीं किया गया, इसका बहुत बड़ा स्कोप है।
तरह तरह के वर्डिक्ट आते रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है ना, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। और बहुत सारी ऐसी लीगल चीजें हैं जो मैं मजबूर हूं नहीं बोल सकता, क्योंकि सामने वाला जो है ना वो आपके खिलाफ में यूज कर सकता है, उसका फायदा उठा सकता है। तो मैं थोड़ा सा जब वीडियो बनाता हूं तो मैं थोड़ा सा बच के वीडियो बनाता हूं, और केवल आपको एक हिंट देने की कोशिश करता हूं कि आपको ये रास्ता है आपके लिए सही, आप इस रास्ते पे चल सकते हैं और आप इस तरीके से अपना बचाव कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल जानकारी चाहिए तो आप लोग हमसे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कॉल ना करें। 500 रुपये फीस मैंने 15 मिनट के लिए रखी हुई है, वो आप पहले हमारे इसी नंबर पे पे करें, क्योंकि बहुत जरूरी है लोगों को बाउंड करना, क्योंकि मैं एक सोशल प्लेटफॉर्म पे हूं और अनवांटेड कॉल से बचने के लिए ये मैंने रखा हुआ है। जो लोग जेन्युइन होंगे वो लोग खर्चा करेंगे, वो अपना बचाव देखेंगे, पैसा नहीं देखेंगे। पैसा तो हाथ का मैल होता है, पैसा तो मैंने भी बहुत बर्बाद किया, और आज इस स्थिति में बैठे हैं आप लोगों के सहयोग से कि सफर कर रहे हैं। तो सोचना नहीं है। अगर आपको लगता है कि केस के संबंध में प्रॉपर तरीके से बात करनी है तो बिना पेपर देखे कुछ भी केस की मेरिट पे बोलना बहुत मुश्किल है। अगर आप लोग चाहते हैं कि केस स्टडी के बारे में बात करनी है तो आप लोग हमारी मेल आईडी हमारे व्हाट्सएप पे हमसे ले सकते हैं, जिसके लिए मैंने अलग से चार्जेस रखे हुए हैं। अगर आप लोग अगर प्रोसीजर मांगते हैं कि सर प्रोसीजर बताइए, तो मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग भी हमारे प्रोसीजर से चलें, तभी हम आपके लिए आगे बढ़ पाए। बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लोगों को तलाक मिले हैं, डाइवोर्स भी हुए हैं, दूसरी शादियां भी हुई हैं और कराई भी गई हैं। और मैंने एक 2 साल 2.5 साल 3 साल पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने कहा था कि अगर पत्नी तलाक नहीं दे रही है ना तो कोई आवश्यकता नहीं है, दूसरी शादी करो। दूसरी शादी कैसे करनी है, क्या तरीका है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था। आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, शायद वो वीडियो होगा जरूर। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे ना तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। गाली देना है गाली देते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, गाली हमारे पास तक नहीं पहुंच रही है। हम भी देख लेते हैं, आंखों से अंधे हो गए, मोतियाबिंद जैसा हो रहा है, हमें इतना दिखाई भी नहीं देता। आप जो मन में आए वो बोलते रहिए, लेकिन आप प्रोसीजर से चलेंगे, हमारा भी प्रोसीजर फॉलो करिए।